अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम मुमताज़ अहमद चौहान एडवोकेट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे जी अगस्त सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। पहले मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने दिया, फिर एजाज़ुल एहसन साहब ने दिया, और अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो नेक्स्ट रेजिग्नेशन होगा इट्स फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज। क्या एलिगेशंस हैं जी इनके खिलाफ, विल डिस्कस वन बाय वन। पहले मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनके हवाले से ये है कि जनाब वेरी ब्रीफली मिसकंडक्ट के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस जो है वो पेश किया गया। 2 दफ़ा इनको नोटिस जारी किए गए, शोकाज नोटिस, बट इन्होंने क्या किया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उन नोटिस को या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग थी उनको चैलेंज किया, बट अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस प्रेयर को सेट असाइड कर दिया। दूसरा एजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से है कि उन्होंने क्यों अपना रेजिग्नेशन दिया। शुनीद है कि जी उनके ख़िलाफ़ एक वकील साहब है हमारे, उन्होंने काफ़ी सेट ऑफ एलिगेशंस जो है वो इकट्ठा किया है, मवाद है उनके पास काफ़ी। तो उनमें से जो एक बात है वो ये है कि जनाब आज से कुछ साल पहले एक प्राइवेट कंपनी ने CDA से लैंड जो है वो थ्रू लीज़ एक्वायर की थी, और एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट एग्रीमेंट वहाँ पे उन्होंने एक होटल जो है वो टूरिस्ट के लिए बनाना था, बट इस एग्रीमेंट को वायलेट किया गया और उस कंपनी ने वहाँ पे स्मॉल जो है वो अपार्टमेंट्स बनाए, एंड दोज अपार्टमेंट्स वर सोल्ड टू द हायप्स। जब CDA को इस बात का पता चला तो CDA ने वो कैंसिल कर दी वो लीज़। फिर उसके बाद जी ये केस आ गया इस्लामाबाद में, ग्रैंड हयात होटल केस के नाम से। तो इस्लामाबाद ने CDA का जो था डिसीजन उसको अपहोल्ड किया। उसके बाद ऑफ कोर्स ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने इस केस को एडजुडिकेट किया वो बेंच जो था उसमें साकिब निसार साहब, एजाज़ुल एहसन साहब भी शामिल थे और एक तीसरे जज भी शामिल थे। अब हुआ यूँ कि वहाँ पे जब ये केस आया तो पहले तो ये एतराज़ उठाया गया कि जनाब एजाज़ुल एहसन साहब इस बेंच में किस तरह से इस केस को एडजुडिकेट कर सकते हैं, जबकि वो कंपनी जिसने CDA से ये लैंड लीज़ पे ली थी उसके वकील भी रहे हैं और समहाउ उसके बेनिफिशरी भी रहे हैं। तो ये किस तरह से उस केस को एडजुडिकेट कर सकते हैं। बट साकिब निसार साहब ने इस चैलेंज को वहीं पर रिबट किया और ये केस को एडजुडिकेट किया गया। उस बेंच में एजाज़ुल एहसन साहब भी शामिल रहे और उसमें CDA को फ़ाइन भी कर दिया गया कि CDA का जो मौक़िफ़ है वो गलत है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये केस जो था इसमें चूँकि उस कंपनी के साथ इनके कंसर्न्स थे, अब समहाउ मॉनेटरी बेनिफिट्स थे इनके उस कंपनी से या क्या थे, ये भी एक उस सेट ऑफ एलिगेशंस में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी हाई पॉलिटिकल केसेस हुए हैं उनमें एजाज़ुल एहसन साहब जो हैं वो बेंच का हिस्सा ज़रूर रहे हैं। 2018 में लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन केस जो था उसका भी ये हिस्सा रहे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो केस था उसका भी ये हिस्सा रहे, पनामा के हवाले से भी ये बेंच का हिस्सा रहे केसेस के हवाले से। तो 60+ ऐसे केसेस हैं जिनका ये हिस्सा रहे हैं। और क्या अब कहीं ऐसा है कि जनाब ही इज़ नो मोर कंड्यूसिव टू द सिटिंग एस्टैब्लिशमेंट, क्या इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन किया है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि एज़ पर द स्टेटमेंट ऑफ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये कोई बात नहीं है कि आपने अगर कोई फ़र्ज़ करें करप्शन की हो या मैल प्रैक्टिस की हो तो आप एंड पे अपना रेजिग्नेशन दे के तो बरी ज़िम्मा हो जाएं। तो अब ये जो सेक्रेड काउज है इनकी अकाउंटेबिलिटी इट सीम्स के स्टार्ट होगी और होनी चाहिए, चूँकि ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ये इंसाफ के मैदान में समझ लें कि सबसे बड़े ओहदों पे फाइज है। तो इनकी भी बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कोई जो जज है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, करप्शन में या किसी भी इस तरह के मामलात में, और उनको उनके मुताबिक ही डील किया जाना चाहिए। बहरहाल लेट्स होप जी क्या होता है, और वट एवर इज़ गोइंग टू हैपन it should be good for the Pakistan and for the citizens of Pakistan.